अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। भारतीय इक़दाम के खिलाफ पाकिस्तान की हिकमत अमली क्या होगी, इस हवाले से पाकिस्तान में बहस हो रही है। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास हो रहा है। इसके अलावा वज़ीर आज़म इमरान खान ने मकबूजा कश्मीर से मुताल्लिक हालिया सूरत हाल पर वज़ीर आज़म ने 7 रुकनी कमेटी बना दी है। ये कमेटी कानूनी, सियासी, सिफारती सिफारिशात मुरतब करेगी। वज़ीर आज़म हाउस के एलामिया के मुताबिक कमेटी में वज़ीर ख़ारजा, अटॉर्नी जनरल, सेक्रेटरी खारजा शामिल होंगे। इसके अलावा DGISI, DG मिलिट्री ऑपरेशंस और DGISPR भी इस कमेटी में शामिल होंगे। इसके अलावा वज़ीर आज़म इमरान खान ने कौमी सलामती कमेटी का इजलास कल तलब कर लिया है। ये 4 दिनों में सलामती कमेटी का दूसरा इजलास होगा। साथ ही आज पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास भी शुरू हो गया है जिसमें हिकमत अमली पर गौर हो रहा है। ये इजलास जारी है और तवक्को है कि कल पार्लियामेंट मुत्तफ़िका करारदाद मंजूर करेगी। इजलास के आगाज़ में मकबूजा कश्मीर से मुताल्लिक आज करारदाद पेश की गई, मगर अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने एतराज़ उठाया कि एजेंडे में आर्टिकल 370 का मामला शामिल ही नहीं है। पीपल्स पार्टी के रज़ा रब्बानी ने करारदाद में तरमीम का मुतालबा किया, जिसकी वफाकी वज़ीर शेख रशीद ने भी हिमायत की और आर्टिकल 370 शामिल करने का मुतालबा किया। फिर इसके बाद अपोजिशन ने वज़ीर आज़म इमरान खान को ऐवान में बुलाने का मुतालबा किया और फिर इजलास 2 घंटे की ताख़ीर से शुरू हुआ। आज़म सबाती ने तरमीम शुदा करारदाद पढ़कर सुनाई। वज़ीर आज़म इमरान खान भी पार्लियामेंट में आए और उन्होंने कश्मीर के मामले पर पॉलिसी बयान दिया। वज़ीर आज़म इमरान खान के खिताब के आगाज़ में साबिक़ सदर आसिफ अली ज़रदारी, शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो ज़रदारी की आमद पर अपोजिशन ने बार बार शोर मचाया, जिस पर वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि अगर आप ये सेशन ख़राब करना चाहते हैं तो मैं बैठ जाता हूँ, दुनिया देख रही है, यहाँ से पैगाम जाना चाहिए कि कौम इकट्ठी है। फिर वज़ीर आज़म इमरान खान ने अपने खिताब में पाक भारत रिवायती जंग के ख़तरे का इशारा दिया और कहा कि भारत कश्मीरियों की मज़ाहमती तहरीक को अब मज़ीद दबाएगा। अगर ऐसा हुआ तो रद्द अमल में भारत में फिर पुलवामा किस्म का वाक़या हो सकता है। माइट इज राइट, पावर इस्तेमाल कर रहे हैं, वो इनको क्रश करने की कोशिश करेंगे और जब वो क्रश करेंगे रद्द अमल आएगा। पुलवामा टाइप इंसिडेंट होगा, पुलवामा टाइप इंसिडेंट होगा। मैं आज पेशन गोई करता हूं, इन्होंने वही करना है जो पहले इन्होंने किया। इन्होंने दुनिया ने कहना जी पाकिस्तान से दहशतगर्दी आई, जबकि सबको पता है कि पुलवामा में पाकिस्तान कोई लेना देना नहीं था, इनको भी पता है। तो अब जब ये उनको ऑप्रेस करेंगे और ज्यादा जुल्म करेंगे, उसका जब रद्द अमल आएगा, मैं आज कह रहा हूं, इसलिए ये सीरियस है। इनके ऑपरेशन की वजह से कुछ हुआ, इंसिडेंट हुआ पुलवामा टाइप, इन्होंने एक्शन लेना है, हम उसको जवाब देंगे। ये हो नहीं सकता कि ये अगर पाकिस्तान में अटैक करेंगे हम उसका जवाब ना दें। उसके बाद क्या हो सकता है? कन्वेंशन वॉर हो सकती है। वज़ीर आज़म ने कहा कि भारतीय हुक्मरानों ने मुल्की और बैनुल-अक़वामी क़वानीन पामाल कर दिए हैं। तहरीक आज़ादी कश्मीर अब मज़ीद शिद्दत इख्तियार कर जाएगी। मकबूजा कश्मीर के अंदर से पुलवामा जैसे हमले हो सकते हैं जिनका इल्ज़ाम भारत पाकिस्तान पर धरेगा। जो भारत ने किया वो हम मानेंगे नहीं। अब हम तबाही की तरफ जा सकते हैं। दुनिया ने इस मामले पर कुछ ना किया तो हालात मज़ीद ख़राब होंगे और सबका नुकसान होगा। एक मुल्क जो ब्लेटेंटली सारे इंटरनेशनल कानून की धज्जियां उड़ा रहा है, जिसको फिक्र ही नहीं है, क्योंकि उसको पता है कि पहले क्या हुआ जब वो कश्मीरियों पे जुल्म कर रहा था। जब UN की भी एक आध ह्यूमन राइट्स पे रिपोर्ट आई, पहले तो वो भी नहीं करते थे, उसके बावजूद दुनिया ने कुछ नहीं किया, कोई उनको कुछ नहीं कहता था। उनको और हल्लाशेरी मिली कि अच्छा अगर दुनिया कुछ नहीं कहती आगे गया, और इसलिए उन्होंने ये एक्ट किया है। और अगर अब दुनिया नहीं कुछ करेगी, मैं आपको कह रहा हूं कि इसके सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस है। ये और आगे जाएगी गेम, और ये उधर चली जाएगी जिधर सबको नुकसान होगा, जो कोई नहीं तसव्वुर करना चाहता। इसलिए ये है टाइम एक्ट करने का। दुनिया कुछ करे वरना संगीन नताइज होंगे। वज़ीर आज़म ने बार बार दुनिया को ये बावर कराया कि ये दोनों ममालिक पाकिस्तान और भारत इस सारी की सारी सूरत हाल में जिस तरफ जा सकते हैं उससे दुनिया भी महफूज नहीं रहेगी। वज़ीर आज़म ने अपने खिताब में कहा कि मकबूजा कश्मीर की आईनी हैसियत ख़त्म करने के भारतीय इक़दाम के खिलाफ हर फोरम पर आवाज़ उठाई जाएगी। उन्होंने कहा कि हम इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट जाने का भी सोच रहे हैं। अपनी गवर्नमेंट से ये वाज़ेह करता हूं कि हम हर फोरम के ऊपर इसको लड़ेंगे। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के ऊपर हम सोच रहे हैं कि हम इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में कैसे यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के ज़रिए जा सके, ये स्टडी कर रहे हैं। जनरल असेंबली में ये रेज़ करेंगे, हेड्स ऑफ स्टेट से ये बात करेंगे।
हर फोरम के ऊपर मीडिया पे इस चीज़ को उठाएंगे, दुनिया को बताएंगे कि ये जो आज मॉडर्न वेस्टर्न वर्ल्ड जिन वैल्यूज़ के ऊपर खड़ी है, जो वो कंडेम करती है माजी में, जिसको नाज़ी पार्टी का कहते हैं कि जो उन्होंने जुल्म किया और तब कभी नहीं होना चाहिए, हम फिर उस तरफ जा रहे हैं। इजलास में बाद में अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ और चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी खिताब किया। इस दौरान वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान और अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ के दरमियान दिलचस्प तकरार भी हुई। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने हुकूमत की पॉलिसीज़ पर कड़ी तनकीद की और कहा कि जब वज़ीर-ए-आज़म ट्रंप से मुलाकात कर रहे थे और ट्रंप ने सालिसी का किरदार अदा करने की बात की थी, उस वक्त मोदी खामोशी से बदतरीन कार्रवाई की तैयारी कर रहे थे। हमने इसके बदले में क्या तैयारी की? ये हुकूमत की नाकामी है। सर, क्या जरूरत थी कि हिंदुस्तान को सिक्योरिटी काउंसिल में जो टेम्पररी सीट होती है, गैर मुस्तकिल जिसे कहते हैं, पाकिस्तान ने उसको इंडोर्स किया? क्यों? वही इंडोर्स किया क्यों? मुझे बताएं जनाब स्पीकर, आज उसका बदला हमें ये मिल रहा है। खुद वजीर आजम ने फरमाया और ठीक फरमाया कि मोदी का जो मैनिफेस्टो था इस मरतबा वो था कि टू रिपील 35A, टू रिपील आर्टिकल 370। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने क्या तैयारी की, क्या स्ट्रेटेजी की उसको काउंटर करने के लिए? जीरो। इट वाज अ टोटल फेलियर। एक तरफ ये इस खुशी में इनको रातों को नींद नहीं आई कि जनाब प्रेसिडेंट ट्रंप ने कह दिया है कि हम ये आपको सालसी करा के देंगे, और इस तरफ मोदी खामोशी से कश्मीर के अंदर बदतरीन कार्रवाई करने वाला था। व्हाट वाज देयर प्रिपरेशन अबाउट इट? व्हाट काउंटर स्ट्रेटजी डिड दे हैव अबाउट इट? और इस बात पर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने जवाब दिया कि मुझे आप ये मशवरा दें कि हमें क्या करना चाहिए। क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि हम भारत पर हमला कर दें? डोनाल्ड ट्रंप से हम इंडिया की ताल्लुकात पे नहीं मिलने गए थे, अमेरिका और पाकिस्तान के बायलैटरल रिलेशंस के पर गए थे। कौन सी चीज़ है जो मैंने नहीं की जो ये कह रहे हैं क्या मैं हमला कर दूं हिंदुस्तान पे? कौन सा अमल आप चाहते हैं जो मैं ना करूं, जो मैंने नहीं किया अभी तक? मुझे सजेशन दे। आपने इतनी तकरीर की और आपने बताया सारा इमोशनली, तो लोगों हमें किसको नहीं पता 5 साल आपकी हुकूमत थी, तब तशद्दुद कश्मीरियों पे नहीं हो रहा था, तब आपने क्या किया था? कितनी दफा आपने, कौन सी आपकी डिप्लोमेटिक मिशन थी जब कश्मीरियों बेचारे तकलीफ में थे? हमें तो 11 महीने हुए हैं। सिंपल चीज पूछना चाहता हूं, कौन सी आप तजवीज देंगे कि क्या जो इनकी बातों से नजर आ रहा है, जो उन्होंने ललकारा है, क्या हमला कर दूं हिंदुस्तान पे? क्या करूं? और बताइए क्या करें, प्लीज आंसर करें। जिस पर शहबाज शरीफ ने जवाब दिया कि आपको किसने हमला करने का कहा है? हमने तो आपसे स्टैंड लेने का कहा है, कश्मीरियों को उम्मीद दिलाने के लिए कहा है। आपको मेरी बात समझ नहीं आई तो मैं क्या करूं? किसी ने नहीं कहा आपको कि आप हमला कर दें। अगर आपने करना तो आपकी अपनी मर्जी है, मैंने तो आपको कहीं नहीं कहा। काइंडली डोंट पुट दीज वर्ड्स इन माय माउथ। मैंने ये कहा कि आप एक फर्म स्टैंड लें, कौम को इंस्पायर करें, कश्मीरियों को उम्मीद दिलवाएं, उनको तस्कीन दिलवाएं, उनके सरों पर दस्ते शफ़क़त रखें और कहें कि फिक्र ना करो, हम तुम्हारे साथ हैं और तुम्हारा कोई बाल बेकार नहीं कर सकता। जनाब स्पीकर, ये कहा था मैंने। अब अगर खान साहब को मेरी बात समझ में नहीं आई तो मेरा कसूर नहीं। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा कि मोदी ने अपोजिशन को दीवार से लगा दिया है। इस पर शहबाज शरीफ ने जवाब दिया कि मोदी सरकार ने अपोजिशन को दीवार से लगा दिया है, लेकिन आपने तो पाकिस्तान में मौजूदा अपोजिशन को दीवार में चुनवा दिया। इनकी पार्टी ने वो हरकतें की हैं इलेक्शन के अंदर जो नाज़ी पार्टी करती है। इन्होंने जो इस वक्त हिंदुस्तान की अपोजिशन है उसको दीवार से लगा दिया है, क्योंकि इन्होंने हर चीज़ की है, हर वो चीज़ की है, कंट्रोल किया, वो इन्होंने चीज़ें की हैं जो कि हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी के अलावा जो सारा हिंदुस्तान का कैरेक्टर था, जो इनके बड़े बड़े फाउंडिंग फादर्स महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, उस सारी सेकुलरिज्म को वो हिट कर रहे हैं। वज़ीर आज़म फरमा रहे थे कि जनाब हिंदुस्तान में उन्होंने ऑपोजिशन को दीवार से लगा दिया है। उन्होंने ऑपोजिशन से दीवार से लगा दिया तो आपने तो दीवार में चुन दिया है। आप तो करते ये काम आपने चुन, लेकिन इनको जवाब इसके बावजूद इनको जवाब अनारकली की जुबान में मिलेगा।
बिलावल भुट्टो जरदारी ने अपने खिताब में कहा कि हम बतौर फर्द नहीं बतौर कौम पहचाने जाते हैं। उम्मीद है खान साहब लीडरशिप दिखाएंगे। वजीर आजम का ट्वीट काफ़ी नहीं। The Prime Minister was asking what is it that he should do. But so far, Mr. Speaker, we have not even seen a policy statement. All we've had is a speech and a tweet, and this ahistorical speech without any context, without any direction, without any plan, without any strategy. It is absolutely disgraceful that the Foreign Minister of Pakistan and our representative of the United Nations are out of station. Prime Minister का खामोशी मायूस कुन, हमारा वज़ीर आज़म के ट्वीट्स काफ़ी नहीं हैं। उम्मीद है कि वज़ीर आज़म खान साहब लीडरशिप दिखाएंगे और हम सब उस लीडरशिप को सपोर्ट कर सकेंगे। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास अभी जारी है और इम्कान है कि कल इस हवाले से मुत्तफ़िका करारदाद पेश कर दी जाएगी। इसके अलावा आज कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस भी हुई जिसमें मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल का जायजा लिया गया। ISPR के मुताबिक कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में कोर कमांडर्स का कहना था कि पाकिस्तान ने कभी मकबूजा कश्मीर पर भारतीय तसल्लुत को कानूनी बनाने वाला आर्टिकल 370 या 35 से तस्लीम नहीं किया। अब भारत ने खुद ही इस खोखले बहाने को ख़त्म कर दिया है। अब कल इस हवाले से एक और अहम इजलास होना है, साथ ही पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास भी जारी रहेगा। क्या इस हवाले से पेशरफ्त होगी? मामले खुसूसी बराए इतलात वज़ीर आज़म की फिरदौस हाजी केबान साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। फिरदौस हाजी केबान साहिबा, बहुत शुक्रिया हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। साहब, जाहिर है आज इजलास हुआ तो अपोजिशन मुतमईन नज़र नहीं आई है। उन्होंने ये भी गिला किया कि जो रेजोल्यूशन तैयार हुई उसमें आर्टिकल 370-35 का जिक्र नहीं है। साथ ही अपोजिशन ये गिला करती नज़र आई कि वज़ीर आज़म ने तकरीर कर दी है, कोई लाएअमल नहीं लेके आए, कोई पॉलिसी नहीं लेके आए जिस पर बात हो सके। क्या हुकूमत अपोजिशन को मुतमईन नहीं कर पा रही है? हुकूमत के पास कोई पॉलिसी नहीं है, क्या मामला है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शज़ेब, आज अपोजिशन ने जब इजलास शुरू हुआ तो उन्होंने इजलास के दौरान कुछ अपने तहफ़्ज़ात का इजहार किया और प्रोटेस्ट करते हुए उन्होंने ये कहा कि भाई 370 जो है उसको मोशन का हिस्सा बनाया जाए और उसको जो है वो किया जाए, शामिल किया जाए। लेकिन आपने देखा कि जब सेशन एडजर्न हो गया तो उसके बाद एक कंसल्टेशन प्रोसेस शुरू हुआ और अपोजिशन ने डिमांड करना शुरू किया कि प्रोडक्शन आर्डर जारी किए जाएं और हमारी लीडरशिप को ऐवान में बुलाया जाए। हुकूमत का ये मौक़िफ़ था कि चूँकि ये एक कंसेंसस बेस्ड सेशन है, इसकी एक इंतहाई कौमी सतह पे अहमियत है और दुनिया की नज़रें पाकिस्तान की तरफ है और पाकिस्तान से हमेशा जो कश्मीरी है वो एक सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन एंड स्ट्रेंथ ड्राइव करता है। तो पाकिस्तान की पार्लियामेंट की तरफ वो हसरत से देख रहा है कि उसके घर के बाहर तो हिंदुस्तानी फ़ौजी बंदूकें ताने खड़े हैं, तो पाकिस्तान की पार्लियामेंट से हमारे साथ होने वाली ये नाइंसाफ़ी और ज़्यादती की क्या आवाज़ बुलंद होती है। तो ऐसी सूरत हाल में अपोजिशन ने जब लीडरशिप को पार्लियामेंट में लाने के लिए ये अपने मुतालबात रखे तो वज़ीर आज़म पाकिस्तान के नोटिस में जब ये लाया गया तो उन्होंने कहा कि इस पे हमें कोई सियासत नहीं करनी, हमने पार्लियामेंट के अंदर एक कंसेंसस डेवलप करना है और कंसेंसस जो है वो 22 करोड़ अवाम का मुकदमा है ये। तो इसमें तमाम लीडरशिप जो 22 करोड़ अवाम के उस नैरेटिव के साथ जुड़ी है उसको आना चाहिए और आपने देखा कि फिर वो आए जरदारी साहब पार्लियामेंट में। अगर जो हुकूमत की तैयारी है उस पर बड़ा एतराज़ वो कर रहे हैं कि बुलाया ही 370 आर्टिकल 370 और 35A पर इजलास है और उसका रेजोल्यूशन में जिक्र नहीं था। शहबाज शरीफ साहब ने पॉइंट आउट किया, रज़ा रब्बानी साहब ने किया, शेख रशीद साहब ने इंडोर्स किया, बाद में जिक्र आया जिसकी वजह से अपोजिशन और ये बात उठा रही थी कि पॉलिसी कोई नहीं है हुकूमत के पास। 370 पे पाकिस्तान का एक स्टेट पॉलिसी में बड़ा स्टेटेड मौक़िफ़ रहा है कि हम 370 को और 35A को नहीं मानते और उसमें वो इसलिए कि आपका जो इस्तिस्वाब राय का हक़ है उसके रास्ते में ये सबसे बड़ी रुकावट है। तो हम नहीं चाहते कि हिंदुस्तान की आइन के अंदर होने वाली किसी तब्दीली को हम अपने पार्लियामेंट के अंदर
डिबेट करें, डिफेंड करें। और हमारा फोकस ये है कि उसकी आड़ में जो नाइंसाफ़ी, जुल्म और जो यक तरफा कागजी कार्रवाई है, हम उस पे बात करेंगे। और 370 चूँकि हमारा इशू नहीं था तो इसलिए उसको ना लाया जाए, लेकिन अपोजिशन बज़िद थी कि लाया जाए। जब इस पे भी तफसील से बात हुई, कश्मीरी लीडरशिप, प्रेसिडेंट AJK, प्राइम मिनिस्टर AJK, अलॉन्ग विद आवर पार्लियामेंट्री कमेटी और अपोजिशन के तमाम जमातों के हेड्स, उन्होंने मिल बैठ के जब फॉरेन ऑफिस और हुकूमत ने उनको ब्रीफ किया कि ये क्यों ज़रूरी है कि 370 इसमें ना लाया जाए, तो एक कंसेंसस से फिर मोशन मूव हुई और उस पर सबका कंसेंसस था जिस मोशन को पार्लियामेंट में ले किया गया। दूसरी बात ये कि जब ये प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने जो स्पीच की, देखिए एक तरफ कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हो रही थी जब ये पार्लियामेंट का सेशन हो रहा था, और दूसरी तरफ हमारी जो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी है वो कल मिलने जा रही है। वो इससे पहले मिली जब ये एक्शन नहीं हुआ था। अब जब एक्शन हो गया, उन्होंने इस यक तरफा मकरू जो उनका अमल था वो कर गुजरे, तो हमें बैठना ज़रूरी है। तो कौमी सलामती के तमाम फैसले जो हैं वो कंसेंसस से सिविल मिलिट्री लीडरशिप बैठ के तय करती है, और उसमें इंटरनेशनल लीडरशिप को भी आपने इंगेज करना होता है। तो एक तरफ प्राइम मिनिस्टर साहब मुख्तलिफ इंटरनेशनल फ्रंट पे हेड ऑफ़ द स्टेट से कंसल्टेशन और इंगेजमेंट में है, दूसरी तरफ आपकी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट अपने तौर पे सर जोड़ के बैठी हुई है। पार्लियामेंट का जॉइंट सेशन है, आपकी सियासी क़यादत इस पे गौर व गौज़ कर रही है, और कल इस पे पार्लियामेंट की एक रेजोल्यूशन आ जाएगी, और उस मुतफ़क्का करारदाद की रोशनी में आगे बढ़ने के तमाम जो ऑप्शंस हैं वो हुकूमत एक्सरसाइज करेगी। और इसमें कोई शक नहीं है कि वो इमरान खान साहब का जो बयानिया है वो कौमी बयानिया है, और उस कौमी बयानिया को आगे बढ़ाने के लिए जो आप उसके साथ जुड़े जज्बात, एहसासात हैं, उसकी अक्कासी करनी है और उसको थ्रू एक्शंस इम्प्लीमेंट करना है। तो ये इंशाल्लाह अगले चंद दिनों में ये चीज़ें वाजिया हो जाएंगी और वो तमाम जो रिजल्ट हैं वो कौम के सामने आ जाएंगे। साहब, एक बात नज़र आ रही है कि दुनिया अपने मसाइल में घिरी है, कोई ऐसा मगरबी ममालिक की तरफ से भारत पर दबाव नहीं डाला गया। अमेरिका की तरफ से तो इंटरनल मामले वाली बात है वही कर दी गई, भारत पर कोई दबाव नहीं, कोई इस किस्म का कंडेमनेशन नहीं आई। पाकिस्तान के दोस्त ममालिक में जो मुत्तहदा अरब अमारात के भारत में सफ़ीर हैं उनका बयान आया, जिसमें भी वो भारतीय इक़दाम की सपोर्ट में ही बयान नज़र आया। तो अगर वज़ीर आज़म राब्ते कर रहे हैं तो क्या दुनिया की तरफ से एक बाकायदा तौर पर नज़र आएगा हमें कि वो भारत के ख़िलाफ़ इस इक़दाम के नज़र आए? भारत की मईशत बड़ी स्ट्रॉन्ग है, भारत के ताल्लुकात मुख्तलिफ मुस्लिम ममालिक के साथ बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, क्या ये नज़र आएगा? इसके अलावा ख़बर आई कि पाकिस्तान अपना सफ़ीर वापस बुला सकते हैं, भारत से और भारतीय सफ़ीर भेजे जा सकते हैं जो पाकिस्तान में हैं। क्या इस हवाले से भी कोई डेवलपमेंट हो रही? देखिए, ये एक आपकी डिप्लोमेसी और म्यूचुअल एंगेजमेंट स्ट्रेटजी तो चल रही है, और इसमें आपका OIC के हवाले से आपने देखा कि उन्होंने इस पे अपना जो है इजलास तलब किया है, और उनका बड़ा कंसर्न है। और तमाम मुस्लिम ममालिक जो हैं वो कश्मीर के साथ होने वाली नाइंसाफ़ी और ज़्यादती के पे उनका एक स्पेसिफ़िक रोल है। और OIC की इससे पहले जो रेजोल्यूशन आई है वो अगर आपने पढ़ी है तो वो कश्मीरियों के साथ इज़हार यकजहती करती है और कंडेम करती है उन तमाम एक्शंस को। अब अगला जो है वो वे फॉरवर्ड जो आप चाह रहे हैं कि उसमें हमारे जो डिप्लोमेटिक फ्रंट पे एक्शंस क्या प्रपोज हो रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें शाहज़ेब काल वाली आपकी जो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग है उसमें डिस्कस होंगे, और फिर जो कंसेंसस से चीज़ें इवाल्व होंगी वो मीडिया से शेयर होंगी। और जो कंसेंसस से जो भी मामला तय होंगे वो पार्लियामेंट के साथ भी शेयर होंगे, और फिर पार्लियामेंट को बाकायदा तौर पर एक पॉलिसी बताकर उस पर बहस होगी, क्योंकि अपोजिशन ये डिमांड कर रही है कि जी पॉलिसी लेकर आएँ, उस पर बहस करें। और जाहिर है ये एक बड़ी अच्छी बात है कि हुकूमत किसी जिंगोइज़म का शिकार नहीं है, कोई जंग की बातें नहीं कर रही है, बल्कि एक बड़ा ही स्टेबल किस्म का रिस्पॉन्स वज़ीर आज़म की तरफ से भी नज़र आ रहा है। मगर एट द सेम टाइम आप खुशकिस्मत है कि आपको अपोजिशन भी ऐसी मिली है जो जंग की बातें नहीं कर रही है, और
और आपको बहुत ज़्यादा बैकफुट पर नहीं लेके जा रही इस मामले में, वरना वज़ीर आज़म इमरान खान जब ऑपोजिशन में थे उनकी एक अलग नज़र आती थी किस किस्म की पॉलिसी थी। तो आप पॉलिसी डिटरमिन करके पार्लियामेंट को एतमाद में लेंगे या फिर पार्लियामेंट में डिबेट कर पॉलिसी बनाएंगे, क्या आपकी डायरेक्शन होगी? देखिए, पार्लियामेंट कल अपनी एक रेजोल्यूशन जब पास कर लेगी तो वो एक हकीकी आईनादार होगी आपके तमाम जो पाकिस्तान के 22 करोड़ आवाम की लीडरशिप की सोच की, और उसको अब ट्रांसफॉर्म करना होगा इनटू एक्शन। और वो आपका एग्जेक्टिव का काम है, आपकी गवर्नमेंट का काम है, और उसके लिए फिर आपको एक कंसल्टेशन करनी है। अगर ये ज़रूरी समझा गया कि जो डिफाइन पॉलिसी जो आपकी नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के बाद कोई एजेंडा बन के TOR सेट हो के जो प्लान ऑफ एक्शन सामने आता है तो उसको जो है वो हाउस में लाना ज़रूरी है। तो ये तमाम अमूर जो है वो मिल बैठ के तय किए जा सकते हैं, बात हो सकती है, क्योंकि हम अपोजिशन से कोई हकायक छुपाना नहीं चाहते। पाकिस्तान के अवाम से कोई भी चीज़ हम पस पर्दा रख के करना नहीं चाहते। तो लेकिन उसके लिए भी आपको एक ज़िम्मेदार स्टेट का किरदार अदा करना है, और पाकिस्तान चूँकि खित्ते में एक अमन का लंबरदार बन के उभरा था, तो उस सोच को हमने आगे भी लेके चलना है, लेकिन अपनी कमज़ोरी भी नहीं शो करना, क्योंकि पाकिस्तान के पास वो तमाम ऑप्शन दस्तयाब हैं जो किसी भी एक सॉवरन स्टेट के पास होते हैं, और दुनिया ने पाकिस्तान की कैपेसिटी, कैपेबिलिटी और कमिटमेंट को देख लिया है। तो इसलिए ये सारी चीज़ें अपोजिशन जज्बात पे मबनी तकरीरें तो कर सकती है, और चढ़ दौड़ो या बाकी जो उनकी, जब प्राइम मिनिस्टर ने पूछा कि आप मुझे सजेस्ट करें कि व्हाट शुड बी माय प्लान ऑफ एक्शन, और कौन सी चीज़ मैंने मिस की है जो आप समझते हैं कि उसको इमीडिएटली टेक ऑन करना चाहिए, और उस पे उनकी तरफ से कोई पॉजिटिव हौसला अफजा रिस्पांस नहीं था। तो इसका मतलब है कि अपोजिशन भी जानती है कि जब इस तरह का क्राइसिस आता है, जब इस तरह की सूरत हाल पैदा होती है, तो फिर फूंक फूंक के कदम भी उठाने होते हैं। लेकिन इसके साथ साथ आपने अपना एक पाकिस्तान की कौमी सलामती का जो मुकदमा है और जो आपके साथ जुड़ी कश्मीरी अवाम की तवक्कुआत हैं उनको साथ लेके चलना है, और आपने कहीं पे भी कंप्रोमाइज़ नहीं करना। तो ये एक इंशाल्लाह वे फॉरवर्ड बनेगा, और अपोजिशन की जो तकरीर होंगी वो भी एक हमारे लिए गाइडलाइंस होंगी कि हमारी लीडरशिप क्या चाहती है। लेकिन वो ज़िम्मेदाराना गाइडलाइंस जो है उसकी बुनियाद पे ही आप एक मुल्क की जो है इस मौजूदा सूरत हाल से निकालने में वो गाइडलाइन मावन साबित हो सकती हैं। और अगर हम ज़मीनी हक़ाइक़ से आंखें चुरा के सिर्फ सियासी पॉइंट स्कोरिंग के लिए बड़े बड़े दावे करें और रिज़ल्ट जो है उसके बरक्स आए, तो इस तरह का रिस्क लेने के लिए गवर्नमेंट तैयार नहीं है। हमें सोच समझ के फूंक फूंक के वो कदम उठाने हैं, लेकिन साथ साथ जो है वो एक प्रैक्टिकल स्ट्रेटजी, रिज़ल्ट ओरिएंटेड अप्रोच और इम्पैक्ट ओरिएंटेड आपका वे फॉरवर्ड, इसकी तरफ बढ़ना है। और इंशाल्लाह हुकूमत के अंदर रिजॉल्व भी है, वज़ीर आज़म पाकिस्तान की कमिटमेंट भी है, और पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम की डेडिकेशन भी है उस कश्मीर काज के साथ। तो इंशाल्लाह हम मायूस नहीं करेंगे। बहुत शुक्रिया। फिरदौसा चकेवान साहब हमारे साथ मौजूद थी, एहसन इकबाल साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर रहनुमा नून लीग। एहसन इकबाल साहब बहुत शुक्रिया। एहसन इकबाल साहब, वज़ीर आज़म का खिताब आज, फिर शहबाज शरीफ साहब का खिताब, अभी जो फिरदौसा चकेवान साहबा हैं वो भी कह रही थी हम अपोजिशन का इनपुट लेंगे। वज़ीर आज़म ने आज कहा कि और क्या करूँ मैं, फिर जंग कर दूँ, जंग का ऐलान कर दूँ, इसके अलावा और क्या करूँ। आप समझते हैं कि एक मेच्योर रिस्पांस है, और फ्रैंकली अपोजिशन भी जिस तरीके का आपको सामना करना पड़ा, आप लोग वैसा टफ टाइम नहीं दे रहे हैं हुकूमत को, कोई गद्दारी के फतवे, कोई यार मोदी का इस किस्म के फतवे नहीं है, तो एक अच्छे अंदाज में पाकिस्तान यहाँ से रिस्पांस दे सकता है, बजाय इसके क्या हुकूमत और अपोजिशन आपस में उलझें? देखिए शाहजेब, सबसे पहले तो मुझे ये कह लेने दीजिए कि पिछले एक साल में पाकिस्तान को दो बहुत शदीद ख़तरात का सामना करना पड़ा है। 1971 के बाद से भारत ने लाइन ऑफ कंट्रोल की हुर्मत को हमेशा से एक्सेप्ट किया है।
सो मच सो कि जब कारगिल की जंग चल रही थी तब भी उन्होंने लाइन ऑफ कंट्रोल को क्रॉस नहीं किया था। लेकिन चंद महीने पहले आपने देखा कि भारत ने पहली दफ़ा पाकिस्तान की जुग्राफियाई जो हदूद हैं उनकी खिलाफ वर्जी की। इसी तरह जो कश्मीर का स्टेटस है, ये यूएन रेजोल्यूशंस की रोशनी में 72 साल से इसको मुतनाज़ा तस्लीम किया जाता था इस खिते को, और इस हवाले से भारत ने अगरचे कुछ प्रोविजंस अपने आइन में दी हुई थी जिनको हम गैर आइनी समझते थे यूएन की रेजोल्यूशन के हवाले से, लेकिन उसमें 35A ख़ास तौर पे कश्मीर के अवाम को कुछ हकूक़ देती थी कि वहाँ पे जो उनकी डेमोग्राफी है उसको प्रोटेक्ट किया जाए। भारत ने 72 साल के बाद पहली दफ़ा यकतरफ़ा तौर पे कश्मीर की उस मुतनाज़ा हैसियत को चेंज करने की कोशिश की है। ये एक बहुत बड़ा हमला है। इसलिए हम बैसियत ऑपोजिशन तो अपनी इस कौमी ज़िम्मेदारी को समझते हैं और हमने बहुत एक रिस्पॉन्सिबल रोल प्ले किया है। लेकिन अभी मैं आपके मुशीर इत्तलात की बात सुन रहा था जिन्होंने फिर ऑपोजिशन पे मलबा फेंकने की कोशिश की। मैं इन्हें अच्छा तो नहीं लगता, मुशीर गलत बयानी कहने पे मजबूर होता हूँ। आज जब सुबह इजलास शुरू हुआ तो हुकूमत की नॉन सीरियसनेस का ये आलम था कि भारत ने जो जम्मू कश्मीर की स्टेटस चेंज की कोशिश की है उसकी तरफ कोई रेफरेंस ही नहीं था उस मोशन के अंदर। तो हमने इस पर एतराज़ किया कि आप इसको जब तक शामिल नहीं करेंगे तो इस पर कैसे बहस हो सकती है। और दूसरी बात यह कि अगर इतना अहम मसला है जो पाकिस्तान कश्मीर की 72 साल तारीख में भारत का सबसे बड़ा हमला है, तो यहाँ पे वज़ीर आज़म को ऐवान में मौजूद होना चाहिए था। वज़ीर आज़म की कुर्सी खाली थी, वज़ीर ख़ारजा ऐवान के अंदर मौजूद नहीं थे, और उन्होंने वज़ीर इंसानी हकूक़ शीरी मज़ारी साहिबा को कहा कि आप पॉलिसी बयान दें, तो हमने वो सुनने से इनकार किया और हमने कहा कि वज़ीर आज़म को आना चाहिए और ख़ुद आके ऐवान को एतमाद में लेना चाहिए। इस वजह से फिर ऐवान के कार्रवाई मुलतवी, और ये दोनों हमारी जो चीज़ें हैं ये जायज़ थी, इसमें कोई प्रोडक्शन ऑर्डर का मसला नहीं था। जैसे उन्होंने कहा वज़ीर आज़म ने बड़ी फ़राख दिली की और इत्तेहाद के लिए कहा सबके प्रोडक्शन ऑर्डर जारी किए जाएँ। राना सनाउल्लाह साहब तो नहीं आए, शायद खाकान अब्बासी साहब तो वहाँ नहीं थे। तो ये हम तो उससे बालातर होकर सोचते हैं मुल्क की मफाद में, लेकिन हुकूमत ने बदकिस्मती से बहुत गैर संजीदगी का मुजाहरा किया। अब दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज जो वज़ीर आज़म की तकरीर थी वो एक हिस्ट्री का लेक्चर तो अच्छा था कि RSS की क्या तारीख़ है, BJP की इंतहा पसंद पॉलिसियाँ क्या हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ शाहजेब के हिंदुस्तान के अंदर BJP की हुकूमत पहली दफ़ा नहीं आई है। अटल बिचारी वाजपेयी साहब जो हैं वो वहाँ पे हिंदू नेशनलिज्म के फादर समझे जाते हैं, लेकिन जब नवाज शरीफ साहब की हुकूमत थी हमने उनके साथ डील किया और वही वाजपेयी साहब लाहौर आए, मीनारे पाकिस्तान के साए तले खड़े होकर उन्होंने पाकिस्तान को तस्लीम करने का भी ऐलान किया और लाहौर डिक्लेरेशन में कश्मीर को तनाज़ा तस्लीम करते हुए उस पर भी यकीन दहानी कराई कि हम इसको मिलकर हल करेंगे। तो आपको लीडरशिप एक्सरसाइज करनी पड़ती है। अभी मैंने टीवी के ऊपर टिकर्स पढ़े हैं कि हुकूमत ने एक 7 रुकनी कमेटी बनाई है कि जो अब सिफारिशात पे काम करेगी। आप अगर PM साहब की तकरीर सुने, उसमें उन्होंने कहा कि मुझे बिश्केक में पता लग गया था, मुझे इलेक्शन के मैनिफेस्टो से पता लग गया था कि भारत ये काम करने जा रहा है। जब वो इलेक्शन था तब तो इमरान साहब ने ये कहा था कि मोदी की कामयाबी से दरअसल कश्मीर का मसला हल होगा और बड़ी ज़रूरी है कि मोदी कश्मीर का इंडिया का इलेक्शन जीते ताकि कश्मीर का मसला हल हो। तो आपने देखा कि हल किस तरह हो रहा है। ये जो बदकिस्मती है कि हमारी लीडरशिप बहुत लाइट वेट है, इनको तजुर्बा नहीं है बैनुल अक़वामी अमूर का, किसी चीज़ का तजुर्बा नहीं है। उसके बाद वज़ीर आज़म ने कहा कि मुझे बताएं इसके अलावा मैं क्या करूं, जैसे मुख्तलिफ ममालिक से राब्ते किए हैं, डिप्लोमेटिक ऑप्शंस वो कह रहे हैं हम एक्सरसाइज करेंगे, इसके अलावा वो कह रहे हैं क्या मैं जंग कर दूं या फिर बता दें अपोजिशन के क्या करूं। आप फिर क्या समझते हैं कि क्या करे हुकूमत? देखिए, सबसे पहली चीज़ तो यह है कि हुकूमत का फ़र्ज़ था कि जब इसे पता लग गया था कई माह से पहले, फरवरी मार्च सोशल मीडिया के ऊपर ये बातें आ चुकी थीं कि भारत ये करने जा रहा है, तो पिछले 3-4 माह के अंदर हुकूमत ने क्या होमवर्क किया? ज़ीरो होमवर्क। अब 7 रुकनी कमेटी बनाई है कि होमवर्क करके दे।
क्या अब 48 घंटे हो गए हैं, मुझे बताइए शाहजेब, 48 घंटों में वजीर आजम ने कितने सरबराहान मुमलिकत से रब्ता किया है? कहाँ है पाकिस्तान के दोस्त? इन्होंने सऊदी अरब के बादशाह से क्यों नहीं बात की? इन्होंने मुत्तहिदा अरब इमारात के बादशाह से क्यों नहीं बात की? इन्होंने चीन के वजीर आजम से क्यों नहीं बात की? इन्होंने सिक्योरिटी काउंसिल के तमाम सरबराहान से क्यों नहीं बात की? अगर ये इतना बड़ा मसला है, हमें तो 24 घंटे में दुनिया की राय आमा को मोबिलाइज करना चाहिए था। इस वक्त तक दुनिया के अहम कैपिटल्स में पाकिस्तानी वफूद लैंड कर चुके होते और उन्हें इस मसले की संगीनी बता रहे होते कि इसके क्या मुज़मरात और क्या असरात हो सकते हैं। अब हुकूमत में जो बैठा है, हमने उसे तो नहीं बताना कि तुमने क्या करना है, उसका काम तो है कि वो अपने फ़राइज़ को पूरा करे। लेकिन इसके बावजूद हमने अपोजिशन में बैठ के इनको कहा कि आप एक मौसर सफारतकारी करें। इनकी तो हालत यह है कि वजीर खारजा को ये नहीं ला सके आज के सेशन के लिए, एक खसूसी जहाज भेजते सऊदी अरब से, उनको आज के सेशन में लाते ताकि वजीर खारजा इत्माद में लेते। तो इस हुकूमत को कोई क्लू नहीं है कि इन्होंने करना क्या है। अब जब पानी सर से गुजर गया है तो अब 7 रुकनी कमेटी बनाई है कि बैठ के हमें बताओ कि हमने क्या करना है। और पाकिस्तान का बहुत बड़ा नुकसान करा दिया है, कश्मीर का बहुत बड़ा नुकसान करा दिया है। लेकिन इसके बावजूद जो अपोजिशन जमाते हैं, हम सब इस पे मुत्तहिद हैं और कश्मीर के अवाम को ये बतलाना चाहते हैं कि हम उनको तन्हा नहीं छोड़ेंगे। इस वक्त जब हम बात कर रहे हैं, कश्मीर के अंदर मुकम्मल तौर पे इंटरनेट बंद है, टेलीफोन राब्ते बंद हैं। कश्मीर के अंदर भारत की सिक्योरिटी फोर्सेस इस वक्त वहां मुसलमानों के खून से होली खेल रही है, जेनोसाइड कर रही है। हमें तो हंगामी बुनियादों पर सफारतकारी की जरूरत है। हम सिक्योरिटी काउंसिल का इजलास बुलाएं, क्या इसके लिए भी इन्हें बताने की जरूरत है कि आप सिक्योरिटी काउंसिल को दरखास्त दें कि वो फौरी तौर पे इस बात का जायजा ले कि भारत ने सिक्योरिटी काउंसिल की करारदाद को फाड़ के रद्दी की टोकरी में फेंक दिया एक तरफा इकदाम के साथ। बहुत शुक्रिया। क्या इसके लिए भी हमें इन्हें बता थे, अपना मौक़िफ़ दे रहे थे, हुकूमती और अपोजिशन मौक़िफ़। आपने सुना। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं, एक और आम खबर पे बात करेंगे। सिंध में गवर्नेंस के हवाले से तासुर अच्छा नहीं रहा और ऐसे हकाइक भी नजर आते हैं कि गवर्नेंस अच्छी नहीं रही। ऐसे फैसले और इक़दामात सामने आते रहे जिससे ये तासुर मजीद ख़राब होता गया। इससे सिंध हुकूमत बजाय इसके कि कोशिश करती कि गवर्नेंस के हवाले से तासुर बेहतर हो, एक बार फिर से ऐसे फैसले किए गए हैं जिसकी गवर्नेंस के हवाले से सिंध हुकूमत का तासुर मजीद ख़राब होगा। और कहा जा सकता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी खुद अपनी सबसे बड़ी दुश्मन है जब वो गवर्नेंस के हवाले से फैसले करती है। सिंध में काबीना में रद्दोबदल के बाद फिर से इस तासुर को तक़वियत मिल रही है कि सिंध में हुकूमती फैसले मेरिट पर नहीं किसी और बुनियाद पर किए जाते हैं। जो तब्दीलियाँ की गई हैं उसका पैमाना क्या है? गुज़िश्ता रोज़ सिंध काबीना में 3 अहम फैसले किए गए जिन पर सवाल उठ रहा है। सईद गनी से बल्दियात का कलमदान वापस ले लिया गया, उन्हें इतलात की वजारत दे दी गई है। इतलात की वजारत मुर्जा वहाब के पास थी, अच्छा काम कर रहे थे। सईद गनी को वो वजारत दे दी गई। सरदार शाह से तालीम की वजारत ले ली गई है और मुकदमात का सामना करने वाले सुहेल अनवर सियाल को एंटी करप्शन की वजारत मिल गई है। सबसे अहम तब्दीली सईद गनी की है। इतवार को जियो न्यूज़ की जीने 2 ट्रांसमिशन में सईद गनी वजीर बल्दियात की हैसियत से शरीक हुए। वहाँ उन्होंने कमिटमेंट दी कि वो कराची की बहाली के लिए काम करेंगे, कराची का कचरा साफ करने के लिए काम करेंगे। आम बात यह है कि इस ट्रांसमिशन में वज़ीर आला सिंध ने भी शिरकत की, उन्होंने भी कमिटमेंट दी, उनके अपने वजीर मौजूद थे, दोनों ने मिलकर कमिटमेंट दी और उसके अगले ही दिन सईद गनी से बल्दियात की वजारत वापस ले ली गई। एक्सप्रेस ट्रिब्यून में आज हफीज सुन्नियों की खबर शाया हुई जिसके मुताबिक पीपल्स पार्टी के बहुत से रहनुमा सईद गनी से सिर्फ इसलिए नाराज थे कि वो उनकी बात नहीं सुन रहे थे। इस शिकायत पर सईद गनी से बल्दियात की वजारत वापस ले ली गई। ये तब्दीली इस लिहाज से भी अहम है कि आजकल सिंध हुकूमत इस हवाले से तनकीद की जद में थी। सिंध हुकूमत के खिलाफ मुहिम चल रही है और बारिशों के बाद सिंध हुकूमत पर सवालात उठाए जा रहे थे और इस दौरान हुकूमत ने अचानक वजीर बल्दियात को तब्दील कर दिया और इसे वक्त में तब्दील कर दिया जब वो ये वादा कर रहे थे कि मैं यहाँ से बेहतरी करूँगा और वजीर आला के साथ मिलकर ये वादा कर रहे थे कि कराची के मामलात बेहतर होंगे। इसके अलावा दूसरी तब्दीली सरदार अहमद शाह की है। एक्सप्रेस ट्रिब्यून की खबर के मुताबिक सरदार अहमद शाह से वजारत वापस लेने की वजह उनके बयानात बने। उन्होंने तालीम से मुताल्लिक अपनी ही जमात की माजी की पॉलिसीज़ पर तनकीद की। इसके अलावा उन्होंने सियासी बुनियादों पर टीचर्स और सरकारी अफसरान के तबादलों से इनकार किया। साथ ही ठेके मेरिट पर दिए और तकरीरियाँ भी मेरिट के मुताबिक थीं। खबर के मुताबिक सूबाई वज़ीर तालीम होते हुए सरदार शाह ने यह तस्लीम किया कि सिंध में तकरीबन 1 लाख असातिज़ा ऐसे हैं जो मैथ्स और साइंस नहीं जानते। उनमें से ज़्यादातर की तकरीरी माजी में पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने ही की।
सरदार शाह के इस बयान पर पार्टी की क़यादत नाराज़ हुई। इसी तरह खबर के मुताबिक सरदार शाह ने कुछ दिन पहले ही ऐसे 11,000 स्कूल बंद कर दिए का हुक्म दिया जहां बच्चों की तादाद ना होने की बराबर थी। साथ ही सरदार शाह कुछ ऐसे इकदाम कर रहे थे सरकारी स्कूलों की बहाली के हवाले से जिसकी वजह से हुकूमत उनसे खुश नहीं थी। उन्होंने वज़ीर बनने के बाद अपनी बेटी का सरकारी स्कूल में दाखिला कराया और साथ ही वो कोशिश करते रहे कि बहाली हो। अब ये मामला है कि वज़रा हटा दिए गए हैं। मुर्तज़ा वहाब तर्जुमान हमारे साथ मौजूद हैं, साथ ही उनसे बात करेंगे क्या मामलात बने। मुर्तज़ा वहाब साहब बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हवाले से तनकीद पहले ही होती रही है। अब दो मिनिस्टर्स ख़ास तौर से सरदार शाह साहब जिनके हवाले से कहा जा रहा है कि कम से कम एक सिमत नज़र आ रही थी, डिलीवरी बाद में नज़र आती, सिमत नज़र आ रही थी कि वो तालीम के मामलात को बेहतर करना चाहते हैं। सईद गनी साहब ने अभी वादा किया जिसमें चीफ मिनिस्टर भी मौजूद थे कि वो कराची के मामलात को बेहतर करने के लिए कमिटमेंट दे के गए वो, और फिर अगले दिन उनको भी हटा दिया। ये कंसिस्टेंसी क्यों नहीं है? जब कभी किसी को हटा देते हैं, कभी किसी को लगा देते हैं, डिलीवरी फिर होती नहीं है, फिर पीपल्स पार्टी पर एतराज़ उठता है। देखिए शादिब साहब, ये फ़ैसला जो है पार्टी लीडरशिप करती है, सूबाई हुकूमत के सरबराह चीफ मिनिस्टर करते हैं। उनका इस्तेहकाक है कि वो किस टीम के साथ आगे लेकर चलना चाहेंगे। जो सूबाई हुकूमत होती है वो कलेक्टिव मिनिस्टरियल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। ये नहीं है कि सरदार शाह साहब से वजारत का ओहदा ले लिया या सईद गनी साहब से वजारत का ओहदा ले लिया। दोनों अब डिफरेंट कैपेसिटीज़ में काम करेंगे। वज़ीर आला ने ये समझा कि सईद गनी साहब बेहतर तरीके से काम इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट का और लेबर डिपार्टमेंट का चला सकते हैं, इसलिए उन्होंने ये फैसला किया। सरदार शाह के बारे में सोचा कि वो सकाफत का कलमदान ज़्यादा बेहतर तरीके से चला सकते हैं। ये इस्तेहकाक था चीफ मिनिस्टर का और उन्होंने इस्तेहकाक इस्तेमाल किया। और हर इस्टेब्लिश डेमोक्रेसी में इस तरह की चीज़ें बिल्कुल होती हैं। मुर्तज़ा वहाब साहब, इस्टेब्लिश डेमोक्रेसीज में जब चीज़ें होती हैं तो उसके पीछे एक कलेक्टिव विजडम भी होती है। सरदार शाह साहब ऐसे वजीर के तौर पर अगर सामने आ रहे थे जिनकी कम से कम सिमत थी और उन्हें पता था कि तालीम में क्या करना है, डिलीवरी ज़ाहिर बाद में नज़र आती, उनसे पहले तो एक सिमत नज़र ही नहीं आती थी सिंध में कि तालीम में करना क्या है। सईद गनी साहब एक ऐसे वजीर के तौर पर अगर सामने आ रहे थे जिन्होंने कमिट किया वजीर आला के साथ होते हुए उस ट्रांसमिशन में कि मैं कराची को बेहतर करूंगा, उसके बाद फौरी तौर पर उनको हटा देना और ऐसे लोगों को लगा देना जिनकी पहले से कोई परफॉर्मेंस नहीं है, तो ये क्या क्राइटेरिया है? कौन सी डेमोक्रेसीज में ऐसे होता है? नहीं, देखें शादिब साहब, काम हुकूमत करती है। जो सफाई का इनिशिएटिव था वो भी हुकूमत का इनिशिएटिव था, जिसको सुपरवाइज डायरेक्टली सईद गनी साहब कर रहे थे। फैसला वज़ीर आला का था, सूबाई हुकूमत की काबीना का था। सिमिलरली सरदार शाह साहब जो इनिशिएटिव ले रहे थे वो भी सूबाई हुकूमत के डायरेक्टिव्स थे, चीफ मिनिस्टर साहब के डायरेक्टिव्स थे। मैं समझता हूँ ये नॉर्मल रूटीन की चीज़ें होती हैं। असल जो क्लैरिटी ऑफ थॉट विजन है वो लीडरशिप की तरफ से आता है और कोई शख्स उसको फिर इम्प्लीमेंट करता है। कल सरदार शाह साहब वो इम्प्लीमेंट करे थे, आज कोई और करेगा। सईद गनी साहब करे थे, आज कोई और करेगा। मैं समझता हूँ कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेरे पास इत्तलात का कलमदान माजी में था, आज सईद गनी साहब के पास आ गया। हम दोनों मिलकर हुकूमत की तर्जुमानी करेंगे, हुकूमत के पॉइंट ऑफ व्यू को लोगों तक पहुँचाएंगे। मैं समझता हूँ इसमें कोई अचंभे वाली बात नहीं है, नॉर्मल रूटीन की चीज़ें। असल चीज़ ये है क्या लीडरशिप कमिटेड है मसाइल को हल करने के लिए, और मैं समझता हूँ वो कमिटेड है और इंशाअल्लाह वो कमिटमेंट आपको नज़र भी आएगी। कि जो काम होता है वो लीडरशिप के विजन के हिसाब से होता है, तो लीडरशिप का विजन तो था नहीं ना 10-11 साल में, वरना कराची के हालात ऐसे ना होते जैसे हैं। और सिंध तालीम में अली फैलान या किसी की भी रिपोर्ट के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा पंजाब से इतना पीछे ना होता जितना हो गया है। एक वजीर आता है, अपनी बेटी को सरकारी स्कूल में दाखिल कराता है कि मैं सरकारी स्कूलों को बेहतर करूंगा, उसे हटा दिया। सईद गनी साहब ट्रांसमिशन में प्रॉमिस करते हैं कि मैं कराची के हालात बेहतर करने की कोशिश करूंगा, उन्हें हटा दिया। तो विजन जो था वो था चीफ मिनिस्टर का, मगर उन्होंने फैसला किया कि मेरे विजन के मुताबिक अगर ये प्रॉमिस कर रहे हैं तो मैं इनको कुछ दूसरे पोर्टफोलियोज दे देता हूं और फिर किसी और को लगा देता हूं। ये किया चीफ मिनिस्टर ने। देखें, अब ये आपके ऊपर है शादिब साहब कि आप मामले को किस तरीके से देखना चाहेंगे। अगर आप पॉजिटिवली लेना चाहें तो शायद वज़ीर आला साहब ने ये सोचा कि सईद गनी साहब लोकल गवर्नमेंट में उन्होंने परफॉर्म कर लिया, इनिशिएटिव ले चुके हैं, अब नासिर शाह साहब इस काम को आगे बढ़ा सकते हैं। सईद गनी की जो क्वालिटीज़ हैं उनको लेबर डिपार्टमेंट में, इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट में इस्तेमाल कर सकते हैं। सरदार शाह को आप जो है उनकी खिदमात को कल्चर टूरिज़म डिपार्टमेंट में उसी तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं समझता हूँ हमको पॉजिटिव सेंस में लेना चाहिए। जो शख्स लोकल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में डिलीवर कर सकता है तो वो फिर इंफॉर्मेशन और लेबर में भी कर सकता है। जो शख्स एजुकेशन में कर सकता है वो कल्चर टूरिज्म में भी कर सकता है। और यही चीज़ है कि कंसिस्टेंट पॉलिसी लीडरशिप से आएगी। और वो क्या पॉलिसी है कि हमें चीज़ों को जो भी मैस है उसको साफ करना है। जिस अंदाज में मुर्तज़ा वहाब साहब आप ले रहे हैं उसी अंदाज में लेते हुए तो फिर सवाल यह है
कि आप ये कह रहे हैं कि चीफ मिनिस्टर को लगा कि सईद गनी डिलीवर करने की सलाहियत रखते हैं बल्दियात में, तो उन्होंने उनसे बल्दियात लेके नासिर शाह साहब को दे दी, जो पहले किसी मिनिस्ट्री में अच्छा परफॉर्म नहीं कर सके, ट्रांसपोर्ट में भी वादे करते हैं और आज तक डिलीवर नहीं कर सके, उन्होंने उनको बल्दियात दे दी। फिर चीफ मिनिस्टर को लगा कि सुहेल अनवर सियाल साहब 11 महीने से बिल्कुल फारिग हैं, पहले किसी वजारत में उन्होंने डिलीवर नहीं किया था, उनको एक वजारत दे दी, वो भी एंटी करप्शन की, हालांकि करप्शन के उन पर इल्जामात हैं। फिर चीफ मिनिस्टर को लगा कि पहले तो तालीम में कोई काम नहीं हुआ, सरदार शाह साहब वजीर थे, तालीम में वो एक डायरेक्शन बनाने की कोशिश कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि ये वजारत मैं अब अपने पास रख लेता हूं लेकर, इसलिए फिर तालीम भी बेहतर हो जाएगी। ये आप कह रहे हैं, ये क्या चीफ मिनिस्टर ने? जिस तरह आप लेना चाहें आप ले सकते हैं। मैं आपकी बात से इख्तलाफ कर सकता हूं, क्योंकि मैं समझता हूं किसी भी डेमोक्रेसी में इस्तेहकाक होता है पार्टी की लीडरशिप का, चीफ मिनिस्टर साहब का, उनका प्रोरोगेटिव था कि किसको क्या कलमदान, क्या जिम्मेदारी दी जाए। जो बात आज आप कर रहे हैं, हम तो माजी में भी ये कह रहे थे कि सईद गनी साहब अच्छा काम कर रहे हैं, पॉजिटिव कर रहे हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उस तरीके से शायद लोग उसकी तारीफ उस तरीके से नहीं कर रहे थे। सरदार शाह साहब को इसी पीपल्स पार्टी की लीडरशिप ने वजीर तालीम बनाया था, लेकिन फिर भी टीवी चैनल्स के ऊपर, मीडिया के ऊपर वो नेगेटिव खबरें चलती थी। तो मैं समझता हूं हम लोग उन खबरों पे नहीं चलते, हम परफॉर्मेंस पे चलते हैं। हमने देखा किसने क्या काम किया और ये एक नॉर्मल रीशफल हुआ है, इसमें कोई इतना क्रिटिकल होने की जरूरत नहीं है। सईद गनी साहब आज भी कैबिनेट का हिस्सा हैं, सरदार शाह आज भी कैबिनेट का हिस्सा हैं, और दोनों अपनी जो परफॉर्मेंस है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए, सिंध गवर्नमेंट के लिए जिस तरह माजी में निभा रहे थे उसी तरीके से करेंगे। सिर्फ डिफरेंस ये है कि उनका डायरेक्ट पोर्टफोलियो इससे फिर ये पता चलेगा एजुकेशन कितनी बड़ी तरजीह है, कराची के मामलात आपकी कितनी बड़ी तरजीह हैं। एक इंसान है जो एजुकेशन में अगर कुछ करने की कोशिश कर रहा है, सिंध ने अंडर परफॉर्म किया है, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा बहुत आगे निकल गए थे और अभी डिलीवरी के रिजल्ट आए भी नहीं है। अभी तो ये हो रहा था कि कम से कम सरदार शाह को पता है तरजीहात क्या हैं 10-11 महीने में, तो शायद सिंध के मामलात भी बेहतर होंगे। वजीर बल्दियात ने अब जाके कमिटमेंट दी थी और वजीर आला मौजूद थे, तो शायद कराची के मामलात बेहतर होंगे। तो उन सबको आपने दूसरे पोर्टफोलियो उठा के दे दिए, तो वो डिलीवर करना चाहते थे और उससे पहले ही आपने हटा दिया है, तो फिर से तरजीह पता चलती है आपकी। नहीं, ये इस्तेहकाक तो है ना, लेकिन काश शादिब साहब इस तरह का प्रोग्राम आप आज से 3-4 रोज पहले कर लेते और कहते कि सरदार शाह बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, सिंध गवर्नमेंट के एजुकेशन डिपार्टमेंट में बड़ी रिवैम्पिंग हो गई है, बड़ी बेहतरी आ चुकी है। काश जब नेगेटिव प्रोपेगेंडा टीवी पर किया जा रहा था, आलमगीर साहब एक पीटीआई के एमएनए बड़े बड़े इल्जामात लगा रहे थे सईद गनी साहब के ऊपर, हर चीज़ का मलबा सईद गनी के ऊपर डाल रहे थे, काश के इस तरह की पॉजिटिव बातें उस वक्त भी की जाती। मैं समझता हूँ ये फैसले जो हैं वो क़यादत करती है, जिस किसी के पास भी एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी वो फैसला करेगा कि वो कौन सा कलमदान किसको देना चाहता है। आलमगीर आल-सऊद के एहतजाज की वजह से सईद गनी को हटा दिया और मैंने 4 दिन पहले प्रोग्राम नहीं किया इसलिए सरदार शाह को हटा दिया, वरना बड़े खुश थे इसलिए हटा दिया। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, मैंने बिल्कुल ये नहीं कहा। मैं तो सिर्फ ये बता रहा हूँ आपको गिला कि काश जो आज आप कसीदे पढ़ रहे हैं तारीफ के, ये माजी में भी इस तरह अगर मीडिया रिपोर्ट करता तो मैं समझता हूँ एक अच्छा मुस्बत इमेज सिंध गवर्नमेंट का जाता। मैं कसीदे तो आज भी नहीं पढ़ रहा, मैं कह रहा हूँ कि सईद गनी साहब ने कमिटमेंट दी थी चीफ मिनिस्टर के साथ मिलकर कि वो डिलीवर करेंगे, उसके बाद उन्हें हटा दिया और एक ऐसे शख्स को लगा दिया नासिर हुसैन शाह साहब जिन्होंने अभी तक किसी वजारत में डिलीवर नहीं किया। सरदार साहब भी डिलीवर करने का इरादा रखते थे, तो जितना उनकी तरफ से इकदामात किए गए उसकी तारीफ हो रही है और आपने कोई मिनिस्ट्री में कंसिस्टेंसी नहीं छोड़ी, आपने उन्हें भी हटा दिया। मैं गुजारिश ये कर रहा हूं कि सईद गनी साहब की परफॉर्मेंस मुतासिर कुन थी, इसीलिए आज भी वो काबीना का हिस्सा है। क़यादत ने फैसला किया कि वो ज़्यादा बेहतर तरीके से लेबर के पोर्टफोलियो को, इंफॉर्मेशन के पोर्टफोलियो को देख सकते हैं। मैं तो खुद गुजारिश की कि मेरे पास इंफॉर्मेशन का कलमदान था, मुझसे लेके वो सईद गनी साहब को दे दिया। नो हार्ड फीलिंग, हम सब मिलके पीपल्स पार्टी के विजन को आगे लेके चल रहे हैं ना, तो मैं समझता हूँ इसको पॉजिटिव सेंस में लेना चाहिए। ये फैसला क़यादत का होता है, पार्टी हमारी कैसे आप एक एजुकेटेड आदमी हैं, आप एक अच्छा काम कर रहे थे, ये ले लिया और फिर बकौल आपके कि ये अच्छा काम कर रहे थे दोनों, उसके बावजूद इनसे लेकर नासिर हुसैन शाह साहब को दे दिया। ये बात कैसे समझ में आएगी, कैसे कंसिस्टेंट बात आप कर रहे हैं कि आप खुद भी कह रहे हैं परफॉर्मेंस अच्छी थी और अगर अच्छी कारकर्दगी दिखा रहे थे तो फिर कैसे हटा दिया? मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आपका शादिब कि आपने लाइव टेलीविजन पे सारी कौम आपको देख रही है, आपने इस बात का एतराफ़ किया कि सईद गनी साहब बहुत अच्छा काम कर रहे थे, सरदार शाह साहब बहुत अच्छा काम कर रहे थे। कौम देख रही है, मैं कह रहा हूँ कि आप खुद अच्छा काम कर रहे थे। मैं तो आपका आर्ग्यूमेंट आपके सामने पेश कर रहा हूँ कि आप कह रहे थे परफॉर्म कर रहे थे, उसके बावजूद हटा दिया।
शादेब, यू कांट पिक एंड चूज एन आर्ग्यूमेंट। मैं तो शुक्रगुजार हूँ आपका कि आपने अच्छी पॉजिटिव बात की और ये सारी कौम देख रही है। इंशाल्लाह सारी कौम को इससे यही गैदर करना चाहिए कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो सिंध गवर्नमेंट है वो कमिटेड है आवाम के मसाइल हल करने के लिए। कल तक वो मसाइल सईद गनी साहब के थ्रू लोकल गवर्नमेंट में कर रहे थे। अब आप ये थोड़ी देर में ये तो नहीं कहेंगे कि शाहजेब आप गलत कह रहे हैं, वो अच्छा परफॉर्म कर रहे थे, हमने सही फैसला किया है, उनको हटाया है, इसलिए हटाया है कि वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे थे। या तो कहें कि वो अच्छा नहीं परफॉर्म कर रहे थे। ये कौन सी डेमोक्रेसी है कि बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे थे मगर हमने हटा दिया और ऐसे लोगों को लगा दिया जिन्होंने पहले कभी नहीं परफॉर्म किया इन मिनिस्ट्रीज में? शादिब साहब, आई एम कंसिस्टेंट इन माई आर्ग्यूमेंट। मैं कह रहा हूं सईद गनी साहब, सरदार शाह साहब अच्छा काम कर रहे थे, ऐसे तरीके से काम कर रहे थे, इसीलिए क़यादत ने आज भी उनको काबीना में रखा है और उनको पोर्टफोलियो दिए जो कि इंपॉर्टेंट है। इंफॉर्मेशन एक इंपॉर्टेंट कलमदान है, लेबर डिपार्टमेंट एक इंपॉर्टेंट कलमदान है। सिमिलरली सरदार शाह साहब चूंकि एक कल्चर से उनका ताल्लुक है, कल्चर टूरिज्म भी एक इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट है। तो फिर सुहेल अनवर सियाल को भी काबीना में हिस्सा बनाया गया है। तो क़यादत को 11 महीने तक यह लगा कि उन्होंने उससे पहले बहुत अच्छा काम किया था जो कि उन्होंने नहीं किया था, तो उनको आराम देते हैं, फिर 11 महीने बाद उन्हें भी पोर्टफोलियो दे दिया है। क्योंकि आप कह रहे हैं जो अच्छा परफॉर्म करता है उसी को पोर्टफोलियो दिया जाता है। तो 11 महीने उन्हें आराम करने के लिए आराम क्यों कराया? अगर वो उन्होंने बहुत अच्छा काम किया था पोर्टफोलियो क्यों नहीं दिया? अपना शादिब साहब, क़यादत का ये फैसला होता है। बहुत सारे लोग अपना काबीना में पहले दिन आ जाते हैं, बहुत सारे लोग 6 माह 8 माह बाद आ जाते हैं। मैं समझता हूँ ये इस्तेहकाक क़यादत का होता है। जो लीडरशिप संभाल रही है वो फैसला करते हैं कि किससे क्या काम लिया जाएगा। बहुत शुक्रिया आप सब थे। पीपल्स पार्टी की गवर्नेंस पर पहले ही सवाल उठता है, फिर ऐसे इकदाम होते हैं तो इस बात कही जाती है कि पीपल्स पार्टी खुद ही अपनी सबसे बड़ी दुश्मन। आज के प्रोग्राम में इतने, कल के प्रोग्राम में मुलाकात होगी। अल्लाह। मुझे तो आप जानते ही होंगे, मेरा नाम है मिस्टर जिम। अरे अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया? अरे भाई फौरन सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन पर लाजमी क्लिक करें ताकि आपको मेरी आने वाली तमाम वीडियोस की अपडेट मिलती रहे।